नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ईएमआरएस के पाठ्यक्रम के अनुसार भूषण के ऊपर। भूषण जो कि रीतिकाल के प्रमुख कवि के तौर पर जाने जाते हैं। जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो भूषण का जिक्र उन्होंने रीतिकाल प्रकरण 2 के अंतर्गत रीति ग्रंथकार के अंतर्गत किया हुआ है। तो चलते हम बात करते हैं, क्योंकि हमने ईएमआरएस के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए लगातार धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है और लगभग आप देख रहे हैं कि पहला जो खंड है वो कंप्लीट होने की स्थिति में है। आगे इसी तरीके से हम अन्य खंडों को भी पूरा करेंगे। कुछ बच्चों ने कमेंट्स करके कहा कि सर अब प्रैक्टिस कराने का समय आ गया है क्योंकि परीक्षा जल्दी ही होने वाली है। तो जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि फला तारीख तक एग्जाम हो सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने पहले से ही शुरुआत कर दी थी। पहले मैं सब्जेक्टिव तौर पर चीज़ों को कंप्लीट करूंगा और खंड वाइज आप सभी को प्रैक्टिस कराऊंगा। तो मेरी भी प्लानिंग है, जिस तरीके से आप सभी इस परीक्षा को लेकर चिंतित हैं उसी तरीके से मेरे अंदर भी है, और आप देखेंगे कि परीक्षा के पहले तक आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आगे बात को हम बढ़ाते हैं। भूषण पर विस्तार से बात करेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भूषण का क्या महत्व रहा है, और तमाम पिछले साल की परीक्षाओं में जो भी पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं भूषण से किस तरीके से प्रश्न बनते हैं उनको भी देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल प्रकरण 2 के अंतर्गत भूषण का जिक्र किया है और उसमें उन्होंने 7वें नंबर पर भूषण को रखा है। यानी कि जब शुक्ल जी की किताब पढ़ेंगे तो 7वें नंबर पर भूषण का जिक्र आपको दिखाई पड़ेगा। वे लिखते हैं, वीर रस के ये प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मतीराम के भाई थे। अभी तक आपने अनेक कवियों को पढ़ा होगा लेकिन किसी भाई का जिक्र आपको नहीं मिला होगा। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं रीतिकाल के अंतर्गत भूषण, चिंतामणि और मतीराम, ये 3 यहां पर भाइयों का उल्लेख किया गया है। साथ में इनके एक भाई और थे जिनका नाम है जटाशंकर। यहां पर इसका उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि जटाशंकर उतने महत्व नहीं रखते हैं जितना कि चिंतामणि और मतीराम रखते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि भूषण, चिंतामणि, मतीराम ये तीनों एक तरीके से सहोदर भाई थे, यानी कि असली भाई के रूप में थे। और ये बड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि हिंदी साहित्य में खासतौर से रीतिकाल में एक ही परिवार के 3 सदस्य काव्य रचना कर रहे थे, महत्वपूर्ण चीज है। इनका जन्म काल संवत 1670 है। इसको ईस्वी में आप कन्वर्ट कर लीजिए तुरंत, संवत में भी ध्यान में रखिए। 1670 संवत में इनका जन्म हुआ था, इसमें से -57 कर देंगे तो ईस्वी में आपको उत्तर मिल जाएगा। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी, तभी से ये भूषण के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। इस बिंदु को आपको ध्यान में रखना है कि चित्रकूट के राजा सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी। जिस भूषण को हम आज रीतिकाल में पढ़ते हैं उनको उपाधि दी गई थी कवि भूषण की। बाद में इसी नाम से ये फेमस हो गए। किसने दिया था? राजा रुद्र ने दिया था। ये चित्रकूट के रहने वाले थे। ये सभी प्रश्न आगे पूछे जा सकते हैं कि राजा रुद्र कहाँ के रहने वाले थे? चित्रकूट के। और किसने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी, जो कि आगे चलकर उसी नाम से फेमस हो गए? तो राजा रुद्र हो गए। शुक्ल जी लिखते हैं कि इनका असल नाम क्या था इसका पता नहीं। ये कई राजाओं के यहाँ रहे। अंत में इनके मन के अनुकूल आश्रयदाता जो इनके वीर काव्य के नायक हुए, छत्रपति महाराज शिवाजी मिले। इसी तरीके से हम देव को जब पढ़ रहे थे तो वहां पर भी कुछ ऐसी ही बात थी कि देव भी एक से अधिक राजाओं के राज दरबार में रहा करते थे। इनका मतलब है कि उनको कोई अनुकूल आश्रयदाता नहीं मिल रहा था। रीतिकाल के कुछ कवियों को आप देखेंगे जो कि भटकते हुए नजर आएंगे, उसमें देव और भूषण का नाम आप ले सकते हैं। यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने बताया कि भूषण का असली नाम क्या था ये कंफर्म नहीं है। फिर भी आप कुछ अन्य किताबों में पढ़ेंगे तो कई जगह पर इनका नाम धनीराम, कई जगह पे पतिराम और कई जगह पे घनश्याम लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन शुक्ल जी ने इनके असली या वास्तविक नाम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, बल्कि ये जानकारी दी है कि ये कई राजाओं के यहाँ रहे और इनके मन के अनुकूल
इनकी जो रचना थी वीर काव्य आधारित रचना थी, वीर रस पर आधारित रचना थी। तो इनके जो राजा मिले आश्रयदाता के रूप में महाराज शिवाजी थे। तो शिवाजी को आपको ध्यान में रखना है। दो राजाओं का जिक्र हो गया, पहला राजा रुद्र, दूसरे यहां पर आप देख रहे हैं कि शिवाजी है। अगला एक और नाम आएगा जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। पन्ना के महाराज छत्रसाल के यहां भी इनका बड़ा मान हुआ। यानी आप देख रहे हैं तीन राजाओं का उल्लेख हो गया। रुद्र जी, इनको कवि भूषण की उपाधि देते हैं, ठीक है। शिवाजी के दरबार में ही रहते हैं ये। इसके बाद जो तीसरा नाम आप देख रहे हैं छत्रसाल। छत्रसाल से जुड़ी एक घटना है जिसका कि जिक्र आगे किया जाएगा। शुक्ल जी लिखते हैं, इसके पहले मैं इस बिंदु पर बात करूं, आपको ध्यान में रखना है कि छत्रसाल का संबंध पन्ना से था, ठीक है। जिसे रुद्र का संबंध चित्रकूट से हो गया, इसको ऐसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। शिवाजी महाराष्ट्र इलाके के थे, छत्रसाल जो कि पन्ना इलाके में, पन्ना जो कि मध्य प्रदेश का एक स्थान है, वहां पर छत्रसाल थे। यानी कि भूषण का आप देख रहे हैं कि दायरा थोड़ा सा विस्तृत रहा है, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, ठीक है। और इन तीन राजाओं का नाम अपने मन में जरूर रखिए, सवाल पूछा जा सकता है तीनों विकल्पों के आधार पर। आगे जो घटना है बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कंधा लगाया था, जिस पर इन्होंने कहा था, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। यह पंक्ति खूब परीक्षाओं में पूछी जाती है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो यह पंक्ति पूछी गई है कि किसने कहा था। तो यह पंक्ति हो गई भूषण की। अब भूषण किस संदर्भ में इस बात को कहते हैं कि पन्ना के महाराज छत्रसाल इनकी पालकी को अपना कंधा लगाया था। यह बहुत बड़ी बात है कि एक राजा अपने दरबार में रहने वाले कवि को पालकी में बिठाकर कुछ दूर तक ले जाता है। इस पर स्वभावतः भूषण के मुख से ये वाणी निकलती है कि शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल। भूषण यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक तरफ उनके शिवाजी हैं और दूसरे तरफ हैं छत्रसाल। किसकी ये बखानता करें, किसकी प्रशंसा करें, इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो आगे सवाल आपके लिए बन सकता है कि भूषण की पालकी को किसने कंधा लगाया था। ऑप्शन में ये तीनों नाम आ जाएंगे और जो भी विद्यार्थी इस वीडियो लेक्चर को गंभीरता से सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे, वो तुरंत बता देंगे कि छत्रसाल ने पालकी को कंधा लगाया था। आगे भी कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्हें एक एक छंद पर शिवाजी से लाखों रुपए मिले। ये बात संवत आप देख रहे हैं कि 1670 के आसपास की है। उस जमाने में लाखों रुपयों का क्या महत्व रहा होगा, इसका हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसी तरीके से बिहारी को भी उनके एक एक दोहों पर असरफियां मिला करती थी। भूषण भी आप देख रहे हैं कि कुछ उसी प्रवृत्ति के कवि हैं। इनके एक एक छंद पर शिवाजी से लाखों रुपए मिले। अंत में इनका परलोकवास संवत 1772 में माना जाता है। इसमें से -57 घटा देंगे तो इस भी कन्वर्ट हो जाएगा। आप अपने नोटबुक पर इसको कन्वर्ट करके जरूर लिखिए। तो चीजें धीरे धीरे भूषण से रिलेटेड आपके मन मस्तिष्क में बैठ रही होंगी कि आखिरकार भूषण किस रस के कवि थे, किन किन राजाओं के दरबार में रहा करते थे और उन राजाओं का भूषण के प्रति क्या आत्मीय लगाव था। अतः भूषण ने कुछ पंक्तियां भी कही और भूषण की प्रशंसा में या फिर उनके प्रोत्साहन में कौन उनको धनराशि देता था और लाखों में धनराशि देता था, वो थे शिवाजी। ये सारी कहानियां आप अपने दिमाग में रख लीजिए। अब आगे बात करते हैं कि रीतिकाल जो कि श्रृंगार रस के लिए जाना जाता है, इसका दूसरा नाम श्रृंगार काल भी है, लेकिन इसके भीतर एक अलग प्रवृत्ति का विकास कर रहे थे वीर रस का भूषण। कुछ कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की स्तुति में उनके प्रताप आदि के प्रसंग में उनकी वीरता का भी थोड़ा बहुत वर्णन अवश्य किया है, पर वह शुष्क प्रथा पालन के रूप में ही होने के कारण ध्यान देने योग्य नहीं है। यानी कि जिस आदि काल को हम वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं, उसका स्रोत तो आदि काल रहा है, लेकिन उसका विकास, उसका विस्तार आप देख रहे हैं कि रीति काल तक रहा है। लेकिन यह विकास कैसा रहा है? शुष्क रूप में रहा है, बहुत मुखर होकर नहीं रहा है। तो इसी पर लोगों का कम ध्यान गया है।
इसीलिए जब हम रीतिकाल का पुनर्मूल्यांकन मूल्यांकन करते हैं तो बस उसको श्रृंगार रस तक सीमित रखते हैं, वीर रस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि रीतिकाल को श्रृंगार रस से ऊपर भी देखने की कोशिश करनी चाहिए। कई विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हैं जो कि पीएचडी इत्यादि करने के लिए प्रयासरत हैं, तो वो भी इस टॉपिक को ध्यान में रख सकते हैं। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि ऐसे वर्णों के साथ जनता की हार्दिक सहानुभूति कभी नहीं हो सकती थी, पर भूषण ने जिन दो नायकों की कृति को अपने वीर काव्य का विषय बनाया वे अन्यान्य दमन में तत्पर हिंदू धर्म के संरक्षक दो इतिहास प्रसिद्ध वीर थे। आप जब भूषण को पढ़ेंगे तो आचार्य शुक्ल ने उनके संदर्भ में बार बार हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। आगे और भी आपको यह शब्द दिखाई पड़ेगा। यानी कि रीतिकाल में बहुत सारे कवि थे, लेकिन जिस तरीके से भूषण ने हिंदू धर्म और हिंदू शासकों की प्रशंसा की अपनी रचनाओं में, वो इनको अलग स्थान देती है। तो इन्होंने जिन दो नायकों का प्रयोग किया है उसमें पहले नायक तो है शिवाजी और दूसरे हो गए छत्रसाल। उनकी चर्चा करते समय इन्होंने अन्यान्य दमन में तत्पर हिंदू धर्म के संरक्षक के तौर पर देखा है। उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही या बढ़ती गई। आप देख रहे हैं यहाँ पर फिर से शब्द प्रयोग किया गया है, हिंदू जनता के हृदय में। यानी आपको ध्यान में रखना है कि रीतिकालीन कवि भूषण के संदर्भ में बार बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदू शब्द का प्रयोग किया हुआ है। इसको आप की पॉइंट मानकर देख सकते हैं। आगे लिखते हैं कि इसी से भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। यह कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आगे की परीक्षाओं में पूछा जाए कि यह किसका कथन है कि भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। आपने दृष्टांत अलंकार पढ़ा होगा। दृष्टांत अलंकार की खास विशेषता होती है बिंब प्रतिबिंब, इतना ही ध्यान में रखिए। तो यहां पर शुक्ल जी का मानना है कि भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। बहुत बड़ी बात यहां पर शुक्ल जी ने भूषण के संदर्भ में कही है कि जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बनी रहेगी, तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। इस पंक्ति को मैं खुद से भी जोड़कर देखता हूं कि जब भी मैं आप सभी के लिए वीडियो लेक्चर बनाता हूं, नोट्स बनाता हूं, तो मेरी भी कोशिश रहती है कि जब ये नोट्स आपके हृदय में तब तक स्वीकृत होता रहेगा जब तक इसकी कीर्ति बनी रहेगी, जब तक ये आपके काम के रूप में आता रहेगा। इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि कम पढ़ाइए, ठोस पढ़ाइए और परीक्षा में आने वाले तथ्यों को पढ़ाइए। पढ़ने के लिए आपके पास ढेर सारी किताबें होंगी, लेकिन आपके मन मस्तिष्क का कैसे विकास किया जाए, कैसे विस्तार किया जाए, वही मेरा प्रयास है। तो उम्मीद है कि पूरे वीडियो लेक्चर जितने भी चैनल पर अपलोड हैं आप सभी बहुत मन लगाकर सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे और साथ में नोट्स भी बना रहे होंगे। जब तक स्वीकृति बनी रहेगी तब तक हमारा भी महत्व बना रहेगा। इस पंक्ति को आप भूषण से भी जोड़कर देखें। कई बार हिंदी साहित्य पढ़ते हुए खुद को भी मोटिवेट करना पड़ता है और मोटिवेशन के लिए हिंदी में बहुत सारी पंक्तियां मौजूद हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं कि आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं। लिखते हैं कि क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में सहस्त्रों कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनका आज तक पता नहीं है। पुरानी वस्तु खोजने वालों को ही कभी कभी किसी राजा के पुस्तकालय में, कहीं किसी घर के कोने में उनमें से दो चार इधर उधर मिल जाते हैं। जिस भोज ने दान देकर अपनी इतनी तारीफ कराई उसके चरित्र काव्य भी कवियों ने लिखे होंगे, पर उन्हें आज कौन जानता है। यानी कि यहाँ पर एक तथ्य आप देखिए, हम एक लोकोक्ति या फिर मुहावरा पढ़ते हैं कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लेकिन यहाँ पर एक तथ्य आप देखिए, शुक्ल जी ने इसका उजागर किया हुआ है कि भोज ने दान दे देकर अपनी तारीफ करवाई।
लेकिन तारीफ के बावजूद भी न जाने कितने चरित्र काव्य कवियों ने उनके ऊपर लिखे होंगे, लेकिन आज कौन उन्हें जानता है। भले लोकोक्तियों और मुहावरों में राजा भोज ने स्थान पाया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कवि हुए जो कि अपने कर्मों से, अपने कार्यों से प्रसिद्ध हो गए। अगर कोई किसी को दान देकर तारीफ करवाता है तो कुछ समय के लिए तारीफ तो हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि वो ज्यादा लंबे दिन तक न चल पाए। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि ज्यादातर चैनल्स जो है अपने प्रचार प्रसार में खूब इधर उधर पोस्टरबाजी करते हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, क्योंकि जब तक कंटेंट नहीं रहेगा तब तक स्वीकृति सदैव नहीं बनी रहेगी। यहां पर भी आप चीजों को उसी से जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन आगे भूषण जिनके राजश्रय में रहा करते थे, उन कवियों के बारे में शुक्ल जी क्या लिखते हैं कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कर सकता। यानी कि शिवाजी के ऊपर या छत्रसाल के ऊपर भूषण ने जो भी कविताएं की हैं वो वास्तविक हैं, झूठी खुशामद नहीं उसको कहा जा सकता है। इस कथन को ध्यान में रखिए। लिखते हैं कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कर सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। यानी कि ये दोनों वीर जो है, शिवाजी और छत्रसाल, ये हिंदू जनता के हृदय में बसे हुए वीर हैं। हिंदू जनता उन्हें हमेशा याद करती है और उसी की व्यंजना भूषण ने अपनी कविताओं के माध्यम से की है। इससे झूठी खुशामद नहीं कहा जा सकता है। तो इन पंक्तियों को ध्यान में रखिए, कथनों को ध्यान में रखिए। आगे जो कथन है कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। जैसा कि मैं बार बार आप सभी से कहता हूं कि आचार्य शुक्ल संज्ञा का प्रयोग न करके हमेशा सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, और यहां पर भी उसी तरीके से कथन आया कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। किसके बारे में यह कथन है? तुरंत आप बताएंगे कि भूषण के बारे में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कही हुई है, और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो ये पंक्ति पूछी जा चुकी है। तो तुरंत अपने मन में बैठा लीजिए कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। किसका कथन है और किसके संदर्भ में है? आगे लिखते हैं कि जैसा कि आरंभ में कहा गया है, शिवाजी के दरबार में पहुंचने के पहले वे और राजाओं के पास भी रहे। उनके प्रताप आदि की प्रशंसा भी उन्हें अवश्य ही करनी पड़ी होगी, पर वह झूठी थी, इसी से टिक न सकी। पीछे भूषण को अपनी उन रचनाओं से विरक्ति ही हुई होगी। यानी कि वो राजा रुद्र के भी दरबार में थे, छत्रसाल के भी दरबार में थे, फिर शिवाजी के दरबार में आए। उनकी रचनाओं को आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि उनके लिए खास दो राजा कौन थे। शिवराज भूषण जो कि शिवाजी के ऊपर ही है, और शिवा बावनी ये भी शिवाजी के ही ऊपर है। साथ में एक रचना है छत्रसाल दशरथ जो कि छत्रसाल के ऊपर है। ठीक है, तो ये तीनों रचनाओं को याद करने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आगे मैं बताऊंगा कि इन रचनाओं में खास किन चीजों को ध्यान में रखना है। जैसे शिवराज भूषण है तो पूछा जाता है कि यह किस प्रकार का ग्रंथ है। यह अलंकार ग्रंथ है। लगा हुआ है नाम में भी भूषण। एक तो भूषण कवि को भी इंगित करता है, दूसरा भूषण मीन्स अलंकार भी होता है। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। शिवराज भूषण में अलंकार की प्रधानता है, या फिर इसको अलंकार ग्रंथ कहा जा सकता है। शिवा बावनी भी भूषण की रचना है, छत्रसाल दशक भूषण की रचना है। इसके अतिरिक्त 3 ग्रंथ और मिलते हैं, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। तो इनको भी ध्यान में रखिए, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में इन रचनाओं से भी सवाल बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर भूषण की 6 रचनाओं को आप देख रहे हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। आगे लिखते हैं शुक्ल जी कि जो कविताएं इतनी प्रसिद्ध हैं उनके संबंध में यहाँ यह कहना कि वे कितनी ओजस्विनी और वीर दर्पपूर्ण है, पृष्ठ पेषण मात्र ही होगा। यानी कि दोहराव मात्र ही होगा कि बार बार कहा जाए कि भूषण की कविताओं में ओज है और वीरता है। यहां इतना ही कहना आवश्यक है कि भूषण वीर रस के ही कवि थे। भूषण किस रस के कवि थे? वीर रस के कवि थे। इस बात पर
जोर देकर शुक्ल जी ने कहा है। आगे लिखते हैं कि इधर इनके 2-4 कवित्व श्रृंगार के भी मिले हैं, पर वे गिनती के योग्य नहीं है। रीतिकाल के कवि होने के कारण भूषण ने अपना प्रधान ग्रंथ शिवराज भूषण अलंकार के ग्रंथ के रूप में बनाया है, जिसकी की चर्चा हमने ऊपर की है। आगे लिखते हैं कि पर रीति ग्रंथ के दृष्टि से अलंकार निरूपण के विचार से यह उत्तम ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। लक्षणों की भाषा भी स्पष्ट नहीं है और उदाहरण भी कई स्थलों पर ठीक नहीं है। यानी कि भले भूषण ने शिवराज भूषण नामक ग्रंथ लिखा है, लेकिन वो उत्तम ग्रंथ के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। कारण है कि लक्षणों की भाषा भी ठीक नहीं है और उदाहरण भी सटीक नहीं दिए गए हैं। तो बदलते हुए पैटर्न में कहानी बनाते हुए ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि शिवराज भूषण उत्तम ग्रंथ क्यों नहीं है, और नीचे कारण दिया जा सकता है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है, पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। व्याकरण का उल्लंघन प्रायः है और वाक्य रचना भी कहीं कहीं गड़बड़ है। आप देखेंगे कि मिलती जुलती बातें। इसी तरीके से उन्होंने देव के संदर्भ में भी कुछ कुछ कहा, केशवदास के बारे में भी कहा है, और भूषण के बारे में भी उन्होंने कहा कि ओज के क्षेत्र में तो भूषण का कोई मुकाबला करने वाला नहीं है, लेकिन व्याकरण के दृष्टिकोण से देखा जाए, वाक्य रचना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ कुछ गड़बड़ी दिखाई पड़ती है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को क्यों कहा है, आगे कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम देखेंगे। आगे लिखते हैं कि इसके अतिरिक्त शब्दों के रूप भी बहुत बिगाड़े गए हैं और कहीं कहीं बिल्कुल गढ़ंत के शब्द रखे गए हैं, पर जो कवित्व इन दोनों से मुक्त हैं वे बड़े ही सशक्त और प्रभावशाली हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जिन उदाहरणों के माध्यम से भूषण की काव्य शैली यानी कि जो शिल्प पक्ष है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं, और ये पंक्तियां परीक्षाओं में भी पूछी जाती हैं। पहली ये पंक्ति आप देख रहे हैं, लिखा गया है इंद्र जिमि जंभ पर बाड़व सुअंभ पर रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। जो गड़बड़ी की बात की जा रही है आप यहां पर देख रहे होंगे कि जैसे जंभ है, अंब है, सदंभ है, ठीक है, ये आपके लिए भी नए शब्द होंगे और जब मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे लिए भी नए शब्द हैं। आगे कुछ और देखते हैं कि किस तरीके से व्याकरण और रचना, वाक्य रचना के दृष्टिकोण से अव्यवस्थित है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पौन वारी हुआ पर शंभुरत रतिन नाह पर ज्यों सहस्त्रबाहु पर राम द्विजराज है। अच्छा, यहाँ पर राम शब्द आया हुआ है, तो इस पंक्ति को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ये भूषण की है, वरना हम राम भक्ति शाखा की किसी कवि को समझ जाएंगे। दावा द्रुमदंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण बेतुंड पर जैसे मृगराज है। आप देख रहे हैं कि तुकबंदी बनाने का पूरा प्रयास किया गया है भूषण द्वारा, लेकिन कुछ कुछ शब्द हैं, द्रुमदंड, मृग झुंड, बेतुंड, तेज सम अंश पर कानजिम कंस पर त्यो मलेक्ष वंश पर सेन शिवराज है। ठीक है, शिवराज की चर्चा उन्होंने यहां पर कर दी। इसके बाद की और पंक्तियां देखते हैं। दाढ़ी के रखैयन की दाढ़ी सी रहत छाती बाढ़ी मरजाद जसहद हिंदुवाने की। क्यों इनको हिंदू जनता के प्रतिनिधि कवि के तौर पर शुक्ल जी ने बताया है? क्योंकि बार बार आप देखेंगे कि हिंदू शब्द का प्रयोग इनकी कविताओं में आता रहा है। काढ़ी गए रैयत के मन की कसक सब मिट गई ठसक तमाम तुर्काने की भूषण भनत दिल्ली पति दिल धक धक सुनी सुनी धाक शिवराज मर्दाने की। तो शिवराज की किस तरीके से शिवाजी की यहाँ पर प्रशंसा की गई है, उनकी वीरता का बखान किया गया है, पूरा आप देख रहे हैं। मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाए शीस खोटी भई संपत्ति चकत्ता के घराने की। सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहीबे के जोग ताही खरो कियो जाय जारन के नियरे जानी गैर मिसिल गुसीले गुस्सा धारी ओर कि नो ना सलाम न बचन बोले सियरे। आप देख रहे हैं नियरे, सियरे, जियरे, पियरे, तुकबंदी का पूरा प्रयोग भूषण ने किया हुआ है। आगे है भूषण भनत महावीर बलकन लाग्यो सारी पात शाही के उड़ाए गए जियरे तमक तेलाल मुख शिवा को निरखी भयो स्याह मुख नवरंग सिपाह मुख पियरे। यानी कि कुल मिलाकर शिवाजी की प्रशंसा यहाँ पर की गई है, उनकी वीरता की बात की गई है। आगे है दारा की न दौर्य रार नहीं खजुबे की बाधिबो नहीं है कैंधो मीर सहवाल को
मठ विश्वनाथ को न बांस ग्राम गोकुल को, देवी को न देहरा न मंदिर गोपाल को। इस पंक्ति को आप ध्यान में रखिए क्योंकि इसमें गोकुल शब्द प्रयोग हुआ है और गोपाल शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो आप कृष्ण भक्ति शाखा के कवि को न समझे बल्कि ये भूषण की ही पंक्तियां हैं। आगे है, गाढ़े गढ़ लिन्ने अरु बैरी कतलाम किन्ने, ठौर ठौर हासिल उगाहत है साल को, बूढ़ती है दिल्ली। फिर से दिल्ली का यहाँ पर जिक्र आप देख रहे हैं। बूढ़ती है दिल्ली सो संभारे क्यों न दिल्लीपति, धक्का आनी लाग्यो शिवराज महाकाल को। तो शिवराज का जिक्र फिर से एक बार आप देख रहे हैं। आगे है, चकित चकत्ता चौकी चौकी उठे बार बार, दिल्ली दहसती चिते चाहे करसती है, विलख वदन विलखत विजयपुर पति, फिरत फिरंगनी की नारी फरकती है, थर थर कांपत कुतुब शाही गोलकुंडा, हरि हबस भूप भीर भरकती है, राजा शिवराज के नगारन की धाक सुनी, केते बादशाहन की छाती धरकती है। तो आपने भूषण के काव्य के शिल्प पक्ष को भी देख लिया कि क्यों शुक्ल जी ने इसकी थोड़ी सी आलोचना की है, और बाकी आपने देखा कि शिवराज की किस तरीके से प्रशंसा भूषण कर रहे हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने भूषण की कविताओं के बारे में, भूषण से संबंधित परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में विस्तार से बात की है। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।